हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक एज। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में हमने ऋग वैदिक एज के बारे में पढ़ा था। दोनों वैदिक एज का ही अलग अलग कालखंड है। ठीक है, वैदिक एज के पहले कालखंड को हम लोग ऋग वैदिक एज कहते हैं और दूसरे कालखंड को यानी उसके बाद वाले कालखंड को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर उन चीज़ों से थोड़ा सा कनेक्टिविटी सेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये उत्तर वैदिक काल में क्या है, तो उत्तर वैदिक काल जो है ना, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि शुरू कब से हुआ था। हम इसकी शुरुआत 1000 BC से 600 BC तक रखते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हम 1000 BC से देखते हैं और ये लगभग अंतिम अवस्था में कब जाता है तो 600 BC में। इसमें कभी कभी डाउट होता है, यानी किसी किताबों में आप देखेंगे तो ये 500 BC भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप NCERT जो मानक किताब होती है वो देखें तो 1000 BC से 600 BC तक ये जो उत्तर वैदिक काल था वो चलता है। ठीक है, अब ये उत्तर वैदिक काल है वो ऋग वैदिक काल से कैसे कनेक्टेड है और कैसे उससे जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित होकर आगे बढ़ी। ठीक है, ऋग वैदिक एज में कौन कौन सी चीज़ें थी जो वहाँ से बदल गई और उत्तर वैदिक काल का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ से डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ों को हम जानते हैं। तो 3-4 बातें ऐसी है जो ऋग वैदिक एज में नहीं थी और थी भी तो उससे डेवलप होकर उत्तर वैदिक काल में एक परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम उत्तर वैदिक काल को देखें तो वहाँ ऐसी चीज़ें हमें मिलती है जो ऋग वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, और उन सभी का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो हम सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पहला क्या है, ऋग वैदिक काल में सबसे पहला क्या है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। और वही उत्तर वैदिक काल में आके क्या हो जाता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यानी भरण पोषण अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्या है, ऋग वैदिक काल में क्या था, जन। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में जनपद। ठीक है, जन से जनपद। ऋग वैदिक काल में जो धर्म था वो सनातन धर्म था, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग सोसाइटी को देखें, समाज को, तो ये कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल सोसाइटी थी, यानी सरल समाज था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, उससे जनपद, जनपद से क्या हुआ, ब्राह्मण्स। ठीक है, इनका अस्तित्व बढ़ जाता है। अब ये क्या करते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे कायदे, कर्मकांड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आ जाते हैं। ठीक है, हम सबके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण्स करते हैं और इनके वजह से जो सोसाइटी होती है ना उत्तर वैदिक काल की, वो एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब ऋग वैदिक काल में क्या था, सिंपल सोसाइटी यानी सरल समाज। उत्तर वैदिक काल में ये जटिल समाज हो जाता है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब जटिल समाज। अब ये जटिलता क्या है, तो हम इस उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन वाले टॉपिक में इसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी हम एक तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी सेट कर लेते हैं कि चीज़ें किस तरह से बदली और उसके पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है, यहाँ देखिए पहले क्या था, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी ऋग वैदिक काल में, यानी क्या था, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ के लोग पशुचारक थे, पशुचारण करते थे। ठीक है, तो उससे क्या था ना कि बहुत ज़्यादा उत्पादकता थी नहीं, जो भी उत्पादकता उन लोगों की थी वो एक लिमिटेशन था उसका, वो उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये गंगा, मध्य गंगा के प्लेन्स में आए और यहाँ इन्होंने देखा कि बहुत उपयुक्त, कृषि के लिए बड़ा उपयुक्त क्षेत्र है। मतलब यहाँ की जो भूमि है ना उसकी उत्पादकता बहुत अधिक है। ठीक है, और साथ में क्या था कि इनको लोहा मिल गया था। लोहा 1000 BC के आसपास लोहा मिल जाता है हम लोग को, कर्नाटक के धारवाड़ में हम देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसके वजह से और कुछ फैक्टर्स थे, जैसे भौगोलिक कारण, लोहा, टेक्नोलॉजी, इन सब के वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो जाता है और ये
एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो जाती है। भले ही यहाँ अभी कृषि अतीर्य नहीं है, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन भले ही नहीं है, मतलब खुद के खाने के लिए उगा ले रहे हैं, ठीक है, और जो मुख्य जीविका है वो कृषि है, ठीक है, इतना समझ लिया आपने। अब ये लोग कृषि अर्थव्यवस्था जब बना लिए तब क्या हुआ कि एक अस्थाई जीवन, यहाँ पे स्थिरवासी जीवन इन लोगों के समाज में आ गया। अब ये लोग मतलब यहाँ वहाँ जाने वाले लोग नहीं रहे। मतलब क्या हुआ ना कि अब ये लोग एक ही जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे, ठीक है। कृषि क्या होता है, मतलब जब हम लोग कोई खेती करते हैं तो उसमें एक समय लगता है, ठीक है, किसी भी फसल को एक तैयार होने में समय लगता है और उसकी देख रेख करने के लिए हम लोगों को वहाँ पे रहना पड़ता है, ठीक है, उसके आसपास रहना पड़ता है। तो लोग जब खेती करना शुरू किए, उनकी जब मुख्य जीविका कृषि हो गई, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। अब जब सब कृषि करने लगे तो सब लोग एक अस्थायी जीवन के रूप में उनका समाज वहाँ पे रहने लगा। क्यों? क्योंकि उनको खेतों का देख रेख करना है, फसल का देख रेख करना है, जब वो पक जाएगी तो कटाई करना है, कटाई करने के बाद फिर खेतों की जुताई करके फिर उसमें फसल लगाना है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से क्या हुआ, लोगों में मतलब लोग अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे। अब जब अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे तो भूमि जो होती है ना, जब लोग अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो भूमि की कीमतें बढ़ गई, मूल्य बढ़ गया, मतलब पैसा नहीं बढ़ा, मतलब भूमि पे कब्जा करने के लिए लोगों का जो नज़रिया था भूमि को देखने के, पहले जो राजा थे वो भूमि के राजा नहीं थे, ठीक है। जन मतलब क्या है, कबीला, कबीला मतलब लोगों के राजा होते थे। आज यहाँ वो कबीला है तो आज वो यहाँ के राजा है, कल वो कबीला कहीं और चला जाएगा तो वे भी उनके साथ चले जाएंगे, वहाँ के राजा कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, जनपद, यानी अब क्या हुआ ना कि लोग अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे तो राजा भी किसी भूमि पर आधारित होने लगा, मतलब क्षेत्र आधारित राजा यहाँ पे डेवलप होने लगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ ली। अब जब इतनी सारी चीज़ें होने लगी तो जब कृषि एक ऐसा काम है ना, मतलब ऐसा साधन है जैसे कृषि में क्या होता है कि बहुत ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है खेतों में काम करने के लिए। जैसे एक आदमी 100 गायों को चरा सकता है, इसका बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है। जैसे एक आदमी 100 गायों को चरा सकता है लेकिन एक आदमी 100 खेतों की फसल नहीं काट सकता, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि जब कृषि अर्थव्यवस्था आई तो एक नया वर्ग उभरने लगा, मतलब एक नए वर्ग की मांग बढ़ने लगी। मतलब किसकी मांग, तो खेतों में काम करने वाले वर्गों की मांग बढ़ने लगी, मतलब श्रमिक वर्ग, ठीक है। श्रमिक वर्ग का डिमांड होने लगा और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसलिए उसकी आवश्यकता हुई, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। अब जब श्रमिक वर्ग का उदय हुआ ना तो वो कुछ जो बड़े लोग थे, मतलब बड़े जमींदार बन गए उस समय, मतलब जमीन के जो मालिक थे उनके अंडर में काम करने लगे। अब जब कोई किसी के अंडर में काम करता है तो वो जो होता है ना, वो उसको एक तरह से नीचे दबा कर रखना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय दो उच्च वर्ग का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब इनके नीचे ऐसे बहुत सारे लोग आए जो इनके लिए काम करते थे, ठीक है। अब इन्होंने ब्राह्मण्स ने लोगों को बांटना शुरू किया। अब वो ऐसे ही तो मानेंगे नहीं, तो उस समय किसी भी नियम को और किसी भी कानून को सामाजिक मान्यता देने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि उनको धर्म से जोड़ना शुरू किया, ठीक है। और प्री मॉडर्न एज में, यानी आधुनिक युग से पहले, आप जितने भी देखेंगे ना, यहाँ पे धर्म जो था ना वो ही संविधान था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। आज क्या है कि आज जो नेता होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता उसे चुनती है। लेकिन उस समय इन लोगों ने ऐसा कहा कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो धर्म का पालन आपको करा रहा है, और धर्म में जो चीज़ें होती थी वो इन्हीं लोग बनाते थे, यही लोग बनाते थे, लेकिन सामाजिक मान्यता देने के लिए उसको धर्म से जोड़ देते थे, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें करने लगे, कर्मकांड करने लगे, बहुत सारे सामाजिक नियम कानून, हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में। यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ब्राह्मण जब इतने सारे नियम कानून बनाने लगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि स्त्रियों से शिक्षा का अधिकार इसी कालखंड में छीन लिया गया था। मतलब स्त्रियों का एक संस्कार, उपनयन संस्कार होता था सबका, तो उससे स्त्रियों का और शूद्रों का छीन लिया गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ों से जो सोसाइटी थी वो कॉम्प्लेक्स होती गई धीरे धीरे। और ये इस समय का जो कबीलाई समाज था, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समाज था, कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा सरल समाज, कोई नियम कानून नहीं, ठीक है। थे नियम कानून लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम थे, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे नियम कानून, आडंबर और बहुत मतलब क्या बोले, वहाँ बहुत सारे कर्मकांड जुड़ गए, ठीक है। तो इससे जो सोसाइटी थी ना वो कॉम्प्लेक्स होती गई और एक जटिल समाज का निर्माण हुआ, ठीक है। हम सामाजिक जीवन में ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो एक तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, इस चैप्टर का एक तरह से पूरा माइंडसेट बन गया। अब आगे की चीज़ें हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली वीडियोस में क्या देखेंगे, तो इसका सामाजिक जीवन कैसा था, भौतिक जीवन कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या थे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें थी, ठीक है, और धार्मिक जीवन कैसा था और डिक्लाइन कैसे हुआ, बस, ठीक है। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।